नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइव पटना में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोजाना की तरह आज भी हमारा ग्रुप डिस्कशन चलने वाला है। तो ग्रुप डिस्कशन का जो हमारा आज का टॉपिक है वो मेडिएवल हिस्ट्री का, चूँकि एंशिएंट हिस्ट्री कल पूरा समाप्त हो गया था। ठीक है, आज हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री से का सल्तनत काल का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मेडिएवल हिस्ट्री से जो अरबों का आक्रमण था, भारत पर अरबों का आक्रमण और महमूद गजनी और महमूद गौरी, ये समाप्त हो चुका था। आज हमारा टॉपिक सल्तनत काल से शुरू होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश के स्थापना कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। किसने किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना किसने किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन प्रथम आक्रमणकारी कौन हुए थे जो भारत पर आक्रमण किए थे? अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। कौन हुए थे? मोहम्मद बिन कासिम। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो हुए महमूद गौरी का ही गुलाम थे। ठीक है, चलिए किया। वह गौरी का गुलाम था। कौन थे? गौरी का गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? गौरी का गुलाम थे, इसीलिए इनको गुलाम वंश कहा जाता है। यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो थे, ये राज हड़प के किसी को देना था तो अपने गुलाम को दे दिए। ठीक है, और वहीं से भारत में गुलाम वंश का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? 1206 ईस्वी में। कब? 1206 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन कासिम जो थे, ये भारत पर आक्रमण कब करते हैं? 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में। और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये किनके गुलाम थे? महमूद गौरी के। ठीक है, चलिए, गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? बंदगार। ठीक है, गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? बंदगार। फारसी में गुलाम को क्या कहा जाता है? बंदगार। पूछेगा बंदगार कौन सा शब्द है? तो फारसी शब्द है। कौन सा? फारसी शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? गुलाम। बंदगार का अर्थ क्या होता है? गुलाम। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए क्या खरीदा जाता था? ठीक है, गुलाम को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? सैनिक सेवा कर रहे थे। ठीक है, तो सैनिक सेवा के लिए इनको खरीदा गया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो जो सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है जिन्हें, उन्हीं को क्या कहा जाता था? गुलाम कहा जाता था। और गुलाम को फारसी में क्या कहा जाता है? बंदगार। क्या? बंदगार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? 24 जून 1206 ईस्वी। ठीक है, जो कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना भी हुआ और उन्होंने अपना राज्याभिषेक भी करवाया 24 जून 1206 ईस्वी में। ठीक है, लाहौर में करवाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनवाई थी। कहाँ पर? लाहौर में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? लाहौर में, जो कि पाकिस्तान पंजाब प्रांत उधर है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। स्थापना कब हुआ? गुलाम वंश का 1206 ईस्वी में। ये किनके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी के। ये गुलाम को और किस नाम से जाना जाता है? बंदगार। क्या? बंदगार। ठीक है, फारसी भाषा में। ठीक है, बंदगार गुलाम जो है, ये कौन बनते थे? जो सैनिक सेवा प्रदान करते थे, जो सैनिक सेवा के लिए खरीदे जाते थे, उन्हीं को क्या कहा जाता था? गुलाम कहा जाता था। ये पूछा गया है कि गुलाम जो थे वो क्या थे? मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? तो सैनिक सेवा प्रदान करने के लिए ये पूछा गया था, सैनिक सेवा प्रदान देते थे। ठीक है, चलिए, कुतुब मीनार जो है कि नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, दिल्ली का जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो याद रखिएगा, दिल्ली का जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो याद रखिएगा, दिल्ली में है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। याद रखिएगा, दिल्ली में क्या है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, इससे पहले क्या था? एक संस्कृत विद्यालय था 2.5 दिन का झोपड़ा से पहले।
और उस संस्कृत विद्यालय के किसने बनवाया था? विग्रहराज घोर ने, जो कि चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ था, विग्रहराज घोर। ठीक है, उन्होंने ही संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था 2.5 दिन के झोपड़ा जो था उससे पहले। क्या था? संस्कृत विद्यालय था। पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी में कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो था उससे पहले वहाँ पर क्या था? संस्कृत विद्यालय था। क्या था? संस्कृत विद्यालय था, जो किसने बनवाया था? विग्रहराज घोर ने। ठीक है, तो बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। और कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला। ठीक है, लाखों का दान देने वाला, ठीक है, कहा जाता है। यानी कि ये बहुत दान देते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए इनको लाख बख्श कहा जाता है। लाखों का दान देते थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? लाख बख्श। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से। कौन से? लाख बख्श के नाम से। और ये क्या थे? गुलाम थे। गुलाम को और किस नाम, फारसी में किस नाम से जाना जाता है? बंदगा। बंदगा किसको कहा जाता है? जो कि सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ठीक है, वही गुलाम होते थे बाद में। ठीक है, कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी थी। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन थे, कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार का पूरा निर्माण नहीं हुआ था, उनका पहला मंजिल बना था। ठीक है, एक तला बना था। ठीक है, पूरा मंजिल कंप्लीट नहीं हुआ था। इल्तुतमिश बाद में आए और इल्तुतमिश ने क्या किया? 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का निर्माण करवाया। 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रख दी थी। ठीक है, लेकिन वो पूरा नहीं कर सके थे, उनका मृत्यु हो गया था पहले ही। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश आए, 225 फीट ऊंचा यानी कि 4 मंजिल का निर्माण करवाया उसके ऊपर। ठीक है, किसने? इल्तुतमिश ने। फिर फिरोज तुगलक जो है, फिरोज तुगलक के समय क्या हुआ? बिजली गिरने के कारण इसकी 4थी मंजिल नष्ट हो गई थी। ठीक है, फिरोज तुगलक आए, फिर इनका 4थी मंजिल का निर्माण हुआ, लेकिन बिजली गिरने के कारण फिरोज तुगलक के समय में ही इनका नष्ट हो गया। ठीक है, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी। नष्ट हो जाने के कारण इसमें छोटा छोटा मंजिल 2 बनवा दिया, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई कितना हो गया? 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रख दी, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, पूरा नहीं कर पाए। फिर उसके बाद इल्तुतमिश आए। इल्तुतमिश जो है 4 मंजिल का निर्माण करवाए। ठीक है, तो 5 तला। उसके बाद फिर जब एक ठीक है, बिजली से गिरा तो 2 टोई करवाया, 4 मंजिल का निर्माण करवाया। ठीक है, तो 4 मंजिल के निर्माण करवाने के बाद फिरोज शाह तुगलक के समय में 1 मंजिल बिजली गिरने के कारण खत्म हो गया। ठीक है, तो कितना मंजिल बचा? 3 मंजिल बचा। 3 मंजिल बचने के बाद फिर आए कौन? फिर फिरोज शाह तुगलक ने 2 छोटे छोटे मंजिल बना दिए, तो हो गया 5 मंजिल। ठीक है, तो उनका कितना बार जीर्णोद्धार होता है? 3 बार। एक कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं, एक इल्तुतमिश, फिर बाद में आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और कहा जाता है कि जो इस मंजिल को बनवाया था उस समय, उनका ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं चलता था। ठीक है, जो इस मंजिल यहाँ कुतुब मीनार को बनवाने में जो अपना हाथ दिए, वो ज़्यादा समय तक उनका साम्राज्य नहीं चला था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण हुआ था। ठीक है, फिर 3 मंजिल उसके ऊपर कौन करवाए थे? इल्तुतमिश। फिर 1 मंजिल नष्ट हो गया, तो फिरोज शाह तुगलक 2 मंजिल बनवाए, तो फिरोज शाह तुगलक फिर 2 मंजिल बनवा दिए। ठीक है, तो कितना हो गया? टोटल 5 मंजिल हो गया। चलिए 34 फीट हो गया। याद रखिएगा कि 3 शासक हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। ये नहीं पूछेगा कि कितना मंजिल नष्ट हो गया, क्या हो गया। आपसे यही पूछा जाएगा कि जीर्णोद्धार में कौन कौन अपना हाथ दिए थे। तो कौन कौन शामिल थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब पूछेगा कि 2 छोटे छोटे मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और इल्तुतमिश ने कितने महल का निर्माण करवाया था? 3 महल का। ठीक है, चलिए, तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? ऐबक का सहायक सेनापति कौन थे? बख्तियार खिलजी। तो अभी
उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, उनको ध्वस्त किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी कौन थे? सेना नायक थे। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेना नायक थे कौन? बख्तियार खिलजी। तो पूछेगा कि बख्तियार नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने किसने किया? किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेना नायक थे। बख्तियार खिलजी कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेना नायक थे। ठीक है, ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। ठीक है, कैसे? चौगान खेलते समय। चौगान क्या होता है? घोड़ा पर बैठ के जो मारता है, ठीक है, घूप के मारता है, लाठ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो वो बॉल खेलते खेलते, चौगान खेलते खेलते उनका क्या हो गया? घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गया। ठीक है, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है। और 1206 ईस्वी में क्या किया था? गुलाम वंश का स्थापना किया था। मात्र 4 साल तक ही वो जीवित रहे, शासन किए। ठीक है, शासन करने के लिए 4 साल तक ही वो जीवित रहे थे, शासन करने के लिए। ठीक है, तो 4 साल तक वो शासन किए। ठीक है, गुलाम वंश में। तो ऐबक का मृत्यु कब हुआ था? 1210 ईस्वी में। कैसे? चौगान खेलते हुए। ठीक है, और चौगान खेलते हुए। और इसे कहाँ दफनाया गया? लाहौर में, क्योंकि लाहौर ही अपना वो गुलाम वंश का राजधानी बनाए थे, इसलिए उनको लाहौर में ही दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये मस्जिद कहाँ है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। ठीक है, और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कहाँ पर है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा से पहले वहाँ क्या था? संस्कृत विद्यालय था। क्या था? संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, किसने बनवाया था संस्कृत विद्यालय? विग्रहराज फोर ने। और विग्रहराज फोर कौन से वंश से थे? चौहान वंश से। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक हुए विग्रहराज फोर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं ऐबक का जो उत्तराधिकारी। अब तो ऐबक मर गए, तो मरने के बाद उनका उत्तराधिकारी आएंगे। तो उत्तराधिकारी उनका कौन था? आराम शाह। कौन था? आराम शाह। ये पूछा गया है, आराम शाह थे। ठीक है, लेकिन लोग सोचता है कि आराम शाह उतना फेमस नहीं है, तो सोचता है कि उसके बाद जो आए होंगे इल्तुतमिश आए होंगे, लेकिन नहीं। फिरोज शाह तुगलक, ये उनके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आए? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आए? आराम शाह। कौन आए? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आए? आराम शाह। ठीक है, कुछ याद ट्रिक से याद रखिएगा, कुछ दिन आराम किए फिर निकल गए, ज़्यादा समय तक नहीं रहे थे, इसलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासक आए? आराम शाह। कौन आए? आराम शाह। ठीक है, और जिसने 8 महीनों तक शासन किया, 8 महीनों तक शासन किया था कौन? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासन, गुलाम वंश के शासक कौन हुए? आराम शाह। ठीक है, कितने महीनों तक शासन किए? 8 महीनों तक। ठीक है, आराम शाह की हत्या करके जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, आराम शाह का हत्या कर दिया कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यानी कि 1210 में मर गए कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1211 में कौन बन गए? इल्तुतमिश। लेकिन बीच में 8 महीनों के लिए कौन आए थे? आराम शाह। ठीक है, और 1211 में कौन आ गए? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने किनकी हत्या कर दी? आराम शाह की। ठीक है, और गुलाम वंश की अपने गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। ठीक है, इल्तुतमिश कौन था? इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश कौन था? इलबरी तुर्क था। कहाँ पर? तुर्किस्तान का। कहाँ पर? तुर्किस्तान का। तो पूछेगा कि इल्तुतमिश कहाँ के थे? तो तुर्किस्तान के थे। कहाँ के थे? तुर्किस्तान के। और तुर्किस्तान के ये इलबरी तुर्क थे। क्या थे? इलबरी तुर्क थे। ठीक है, जो ऐबक का गुलाम एवं दमाद था, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद था कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ठीक है, ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। ऐबक जब मरे थे उस समय वो कहाँ के गवर्नर थे? बदायूं के गवर्नर थे। कहाँ के? बदायूं के गवर्नर थे कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, बताइए इल्तुतमिश कहाँ के शासक? इल्तुतमिश कौन थे? तुर्किस्तान के रहने वाले थे। ठीक है, और वो कौन से तुर्क थे? इलबरी तुर्क थे। ठीक है, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था।
इल्तुतमिश क्या थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम एवं दामाद थे। ऐबक की मृत्यु के समय वो कहाँ पर शासन कर रहे थे? गवर्नर थे बदायूं के। कहाँ पर? बदायूं के। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐबक की मृत्यु के बाद कहाँ के शासक थे? बदायूं के। कहाँ के? बदायूं के। इल्तुतमिश ने राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ बना दिया? दिल्ली में। पहले कहाँ था? लाहौर में। लाहौर किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। ठीक है। और लाहौर के बाद उनका राजधानी कहाँ हो गई? दिल्ली। लाहौर के बाद राजधानी कहाँ हो गई? दिल्ली। ठीक है। दिल्ली स्थानांतरित किसने किया? लाहौर से दिल्ली किसने लाया? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कहाँ के शासक थे? तुर्किस्तान के। ठीक है। तुर्किस्तान के वो थे। लेकिन वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कहाँ के गवर्नर थे? बदायूं के। कहाँ के? बदायूं के। इल्तुतमिश ने किसकी हत्या करके शासन करना शुरू कर दिया? आराम शाह की। किसके? आराम शाह की। आराम शाह कितने महीनों तक शासन किया? 8 महीनों तक। कितने? 8 महीनों तक। जो इल्तुतमिश है वो कितने ईस्वी में शासन करना शुरू किया? 1211 ईस्वी में। कब? 1211 ईस्वी में। ठीक है। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित कर दी? लाहौर से दिल्ली। लाहौर से दिल्ली। किसने? इल्तुतमिश ने। इसने इल्तुतमिश जो है हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कुहना के निकट करवाया। याद रखिएगा, हौज ए सुल्तानी जो है इनका निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। कहाँ पर? दिल्ली एक कुहना के निकट। ठीक है। सिर्फ याद रखिएगा दिल्ली है, दिल्ली एक कुहना मतलब कि दिल्ली के आसपास। तो हौज ए सुल्तानी पूछेगा, इसका निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। और कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुवत उल, याद रखिएगा, कु से कुवत, कु से कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। कु से कुतुब मीनार, कु से कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक और 2.5 दिन का झोपड़ा सबका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। और हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो है वो पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा जो है से सुल्तान की पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। तो पूछेगा कि सुल्तान का पद का वैधानिक स्वीकृति किसने प्राप्त की? सबसे पहले इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है। बगदाद के खलीफा से। तो ये खलीफा पद जो थे उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इनका बात माना जाता था खलीफा का। ठीक है। अब बगदाद के खलीफा से ही सबसे पहले इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, वैधानिक पद। इससे पहले भी एक शासक थे ना जो वैधानिक पद, जो कौन थे? मोहम्मद गौरी। ठीक है। गजनी थे। गजनी ने यमीन उल मिल्ला और यमीन उद दौला पद का इसमें लिया था। ठीक है। खलीफा, बगदाद के खलीफा ने ही महमूद गजनी को बगदाद के खलीफा ने ही पद दिया था महमूद गजनी को, यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला। किसको? महमूद गजनी को। कौन पद दिए थे? बगदाद के खलीफा। ठीक है। यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला। तो बगदाद के खलीफा द्वारा दिया गया जो पद था उस समय महत्वपूर्ण था। ठीक है। जिनको मिलता था समझिए कि बहुत बड़ा पद मिल जाता था, यानी कि उनका मान्यता होता था। इसलिए इल्तुतमिश को जो सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी किसने? बगदाद के खलीफा ने। इसलिए ये माना गया था, इम्पोर्टेंट था। ठीक है। और महमूद गौरी को क्या पद मिला था? गजनी को क्या पद मिला था? यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला। किसको? महमूद गजनी को, बगदाद के खलीफा द्वारा। ठीक है। और सबसे पहला जो सुल्तान की पद की वैधानिक स्वीकृति मिली बगदाद के खलीफा द्वारा वो किसको? इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को। लेकिन पहला जो पद मिला था, अगर पूछेगा कि मान्यता प्रदान करते हुए उसे पहला जो पद मिला था वो किसको मिला था? महमूद गजनी को। ठीक है। सुल्तान की भी उपाधि मोहम्मद गजनी दिया गया, इसलिए सुल्तान की भी उपाधि पहली बार सुल्तान की यहाँ दिया था सुल्तान की उपाधि, इसलिए हम ठीक है। तो सुल्तान की उपाधि किसको मिला था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण किया था लेकिन इनको बगदाद का खलीफा दिया था। खलीफा दिया नहीं, इसको खलीफा नहीं दिया। ठीक है। बगदाद का खलीफा जो देता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन पूछेगा कि पहला धारण करने वाला सुल्तान का उपाधि कौन था? मोहम्मद गजनी।
सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनी। ठीक है। और पहला वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा द्वारा किसको मिला? इल्तुतमिश को। ठीक है, क्रिएट हो गया। ठीक है, चलिए, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 ईस्वी में। कब हुई? 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 ईस्वी में। चलिए, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 ईस्वी में। चंगेज खान जो थे, चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जो हुए जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। ठीक है, देखिए, जलालुद्दीन जो थे, जलालुद्दीन कौन थे? ख्वारिज्म के सम्राट थे। जलालुद्दीन कौन थे? ख्वारिज्म के सम्राट थे। और कहा जाता है कि चंगेज खां का आक्रमण बहुत भारी होता था। ठीक है, जो मंगोलिया के शासक थे चंगेज खां। ठीक है, तो चंगेज खां जो थे उनसे बचने के लिए ख्वारिज्म जो थे, कौन? ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन अपने आप को बचने के लिए भाग रहे थे। और भागते इल्तुतमिश को बोला हमको शरण दीजिए, नहीं तो हम चंगेज खां क्या करेगा? मार सकता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने उनको शरण देने से मना कर दिया। हो सकता है इल्तुतमिश सोचेंगे यहाँ आके यहाँ भी आक्रमण कर सकता है। तो चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन ने को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। तो पूछेगा कि किसको शरण नहीं दिया था? जलालुद्दीन को। किसको? जलालुद्दीन किससे बचने के लिए शरण मांग रहा था? चंगेज खां से। किससे? चंगेज खां से। चंगेज खां कहाँ का आक्रमणकारी था? मंगोलिया का। ठीक है, तो जलालुद्दीन कहाँ का सम्राट था? ख्वारिज्म का। कहाँ का? ख्वारिज्म का। जलालुद्दीन जो थे किसको इल्तुतमिश ने किसको नहीं दिया शरण? जलालुद्दीन ने। ठीक है, चलिए, इल्तुतमिश के समय में इल्तुतमिश ने इसको शरण नहीं दिया। किसको? ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन ने। ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछा गया ये पॉइंट से। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र जो थे रुकनुद्दीन फिरोज, याद रखिएगा, रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह अयोग्य शासक था। तो ऐसा सम्राट के बारे में पूछ दिया जाता है एग्जाम में, जो कि आपको सुना भी नहीं लगा होगा कि मतलब वो नहीं आ सकता है। मतलब ऐसा लगा होगा कि इसके बाद इल्तुतमिश के बाद आपको लगा होगा कि कोई दूसरा शासक हो, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, ये कभी सुना हुआ नहीं लगता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यही पूछ जाता है कि इल्तुतमिश के बाद कौन से शासक आए? तो रुकनुद्दीन फिरोज। कौन आए? रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश के बाद उनका पुत्र कौन आए? रुकनुद्दीन फिरोज। कौन आए? रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, वो अयोग्य थे, इसीलिए उस अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ जो है शाह तुर्कान छाई रही। ठीक है, तो शाह तुर्कान शासन नहीं कर रही थी, शाह तुर्कान उसके सपोर्ट में थी। ठीक है, चूँकि रुकनुद्दीन फिरोज थे जो थे वो अयोग्य थे, तो उनकी माँ जो थी शाह तुर्कान उसके साथ में छाई रही, यानी कि उनका सपोर्ट करने के लिए थी। ठीक है, तो पूछेगा कि इल्तुतमिश के बाद शासन किसका आया? रुकनुद्दीन फिरोज का। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज का। रुकनुद्दीन फिरोज कौन थे? इल्तुतमिश के पुत्र थे। रुकनुद्दीन फिरोज कौन थे? इल्तुतमिश के पुत्र थे। और इल्तुतमिश कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम एवं दामाद थे। इल्तुतमिश ने किसको मारा? आराम शाह को। किसको? आराम शाह को। तो आराम शाह और रुकनुद्दीन फिरोज, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, उतना आता नहीं है, कहीं पे सुना, लेकिन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आए? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आए? आराम शाह। और इल्तुतमिश के बाद कौन आए? रुकनुद्दीन फिरोज। चलिए, हम लोग शुरू से देखते हैं। गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर? लाहौर में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आए? आराम शाह, जो कि 8 महीने तक शासन किया। ठीक है, उसके बाद कौन आए? इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में। ठीक है, किसको मार दिया? आराम शाह को। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद कौन आए? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज अयोग्य थे, इसलिए उनकी माँ जो थी वो शाह तुर्कान छाई रही थी। ठीक है, याद रहेगा। अब चलिए, शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। तो शाह तुर्कान जो थे, ठीक है, शाह तुर्कान जो उनकी रुकनुद्दीन फिरोज की जो माँ थी, उनसे अवांछित प्रभाव से परेशान होकर कुछ मतलब ऐसा प्रभाव दिखा देती थे जो कि बहुत तुर्क लोग परेशान थे। ठीक है,
तुर्की अमीर लोग क्या थे, परेशान थे। ठीक है, ये सब तुर्की हैं, ये सब तुर्की हैं, समझ में, कुतुबुद्दीन ऐबक ये सब क्या थे, तुर्क थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश भी तुर्क थे, तो शाह तुर्कान भी तुर्क थे। तो उस समय तुर्की का यहाँ पे चल रहा था। तो बताइए शाह तुर्कान का जो अवांछनीय जो प्रभाव था, उनसे परेशान होकर किसने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया था, तो तुर्की अमीरों ने। किसने? तुर्की अमीरों ने। किसने? तुर्की अमीरों ने। तो तुर्की अमीरों ने किससे परेशान होकर रजिया को गद्दी पर बैठाया? शाह तुर्कान। ठीक है, लेकिन उस समय शासन कौन कर रहा था? रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, तो रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाकर, शाह तुर्कान से अवांछनीय परेशान होकर रुकनुद्दीन को हटाकर किसको सिंहासन पर बैठा दिया? रजिया सुल्तान को। किसको? रजिया सुल्तान को। ठीक है, अब देखिए रजिया सुल्तान सिंहासन पर आसीन हो जाती है। इस प्रकार रजिया बेगम जो है प्रथम मुस्लिम महिला थी। क्यों? कौन? रजिया बेगम, जिसने शासन की बागडोर संभाली। तो याद रखिएगा, प्रथम महिला मुस्लिम कौन थी जो कि शासन का बागडोर संभाली? रजिया बेगम। कौन थी? रजिया बेगम। ठीक है, कहा जाता है कि पूरा विश्व का पहला ये शासिका थी महिलाओं में, रजिया बेगम। ठीक है, कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, चलिए, रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोगा मतलब काबा एवं कुला यानी कि टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। ठीक है, तो रजिया, पहले पर्दा प्रथा चलता था, अभी भी चलता है बहुत जगह। तो पर्दा प्रथा जो है, पर्दा प्रथा को त्याग कर, उस समय मतलब पर्दा प्रथा अब चल रहा है बहुत कम जगह, नहीं ना के बराबर ना। तो रजिया ने पर्दा प्रथा उस समय त्याग दिया था। ठीक है, त्याग कर जो पुरुष की तरह सब चीज़, चोगा पहनकर और टोपी पहनकर, टोपी मतलब कुला मतलब टोपी होता था, टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी रजिया। ठीक है, रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया। ठीक है, रजिया ने मलिक जमालुद्दीन, याद रखिएगा, मलिक जमालुद्दीन जो थे, ये याकूत को अमीर ए अखूर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया। किसको? मलिक जलालुद्दीन को। ठीक है, मलिक जमालुद्दीन को। ठीक है, चलिए, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के जो प्रयास थे, प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और इसे बंदी बनाकर क्या किए? दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, गैर तुर्कों को, तुर्की जो थे यानी कि सभी लोग तुर्की नहीं होंगे, गैर तुर्की जो थे उसके सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए, यानी कि गैर तुर्की को सामंत बनाने लगा। गैर जो तुर्की नहीं थे उनको पोस्ट देने लगे, अच्छा पोस्ट मिलने लगा। तो तुर्की लोग बोले कि अरे, तुर्की अमीर लोग बोले कि ये क्या हो रहा है, रजिया सुल्तान किसको पोस्ट दे रहा है? गैर तुर्की को, क्योंकि वहाँ ज़्यादा तुर्की वहाँ शासन में था उसके। ठीक है, गुलाम वंश के। तो क्या हुआ कि अमीर जो थे वो विरुद्ध हो गए, तुर्की अमीर विरोध हो गए और उसे बंदी बनाकर, रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। यानी कि देखा कि रजिया सुल्तान जो है, तुर्की अमीर ही बैठाया था रजिया सुल्तान को। ठीक है, किसको हटाकर? रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर कौन बैठाया था? तुर्की अमीर ही बैठाया था। लेकिन तुर्की अमीर देखा कि ये क्या हो रहा है, तुर्की कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि रजिया सुल्तान को हटाकर बहराम शाह को बैठा दिया। किसको? बहराम शाह को। ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। ठीक है, किसको? मुइजुद्दीन बहराम शाह को। रजिया की शादी किससे हुई? अल्तुनिया के साथ हुई। किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। रजिया की शादी कहाँ हुई? अल्तुनिया के साथ। किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, इससे किससे? अल्तुनिया से। देखिए, चूंकि रजिया तो हटा दिया गया था तुर्की अमीरों द्वारा। ठीक है, बहराम शाह को बैठा दिया। ठीक है, लेकिन अल्तुनिया से विवाह हुआ तो पुनः वो गद्दी प्राप्त करने के लिए चाहिए। ठीक है, लेकिन वो क्या हो गई? असफल हो गई। ठीक है, रजिया की हत्या कब हुई? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को।
डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। तो रजिया सुल्तान की हत्या हो गई डाकुओं के द्वारा कैथल में, ठीक है। तो रजिया सुल्तान एक ऐसा शासिका थी जो कि पर्दा प्रथा को समाप्त करके वो बिना पर्दा के और बिना मतलब कि टोपी पहन के गद्दी पर बैठती थी, टोपी पहन के और चोगा यानी काबा पहनकर गद्दी पर बैठती थी, ठीक है। रजिया सुल्तान गैर तुर्की को नियुक्त करने लगे, अपने सामंत में लेने लगे। इसलिए तुर्की अमीर क्या किया, तुर्की अमीर सोचा कि हम लोग का तो वैल्यू धीरे धीरे घटा रहा है, तो तुर्की अमीर ने रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया, दिल्ली में, ठीक है। बंदी बनाकर दिल्ली ले गया और रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर किसको बैठा दिया, बहराम शाह को, किसको, बहराम शाह को, ठीक है। क्या बोले, मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया गद्दी पर, ठीक है। चलिए, और रजिया की हत्या कहाँ हो गई, कैथल में। कहाँ हो गई, कैथल में। रजिया की हत्या कहाँ हो गई, कैथल में। किसके द्वारा, डाकुओं के द्वारा, ठीक है। और रजिया का शादी किसके साथ हुई, अल्तुनिया के साथ। रजिया की शादी किसके हुई, अल्तुनिया के साथ, ठीक है। चलिए, बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दी गई। अब देखिए, बहराम शाह को भी बंदी बना लिया, ठीक है। देख रहा है कि तुर्की अमीर सबको बंदी बना के अपने से नियुक्त भी कर रहा है और बंदी बनाकर हत्या कर दे रहा है, ठीक है। रजिया सुल्तान को पहले बंदी बनाया, फिर अब बहराम शाह को बंदी बना के हत्या कर दिया, ठीक है। समझ ना, तो 1242 ईस्वी को कर दी गई, ठीक है। इसके बाद फिर देख रहा है कि बंदी बना रहा है सबको, वही नियुक्त भी कर रहा है। तो आते हैं बलबन। बलबन देख रहे हैं कि ये क्या, ये तो तुर्की लोग बंदी बना शासन भी करवा रहा है, फिर बंदी बनाकर ये हत्या भी कर रहा है। तो अमीर का जो तुर्कान है चहलगानी जो है, ये पदे समाप्त कर दिया, बोला हटाओ, इस कोई पद उद नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन बना, अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। बहराम शाह के बाद कौन आए, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। बहराम शाह के बाद कौन आए, अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया, ठीक है। बलबन ने षड्यंत्र से हटाकर जो अलाउद्दीन मसूद शाह है उसको सुल्तान से पद से हटाकर किसको बनाया, नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। इसका नाम नहीं है, ये कोई और है, ये बलबन बनाया था इसको, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद को, नसीरुद्दीन महमूद को। तो अलाउद्दीन मसूद शाह को किसने हटवाया था, बलबन ने। किसने, बलबन ने, षड्यंत्र रच के। कौन, बलबन ने। किसको, अलाउद्दीन मसूद शाह को। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद कौन आया, नासिरुद्दीन। कौन आया, नासिरुद्दीन महमूद। अलाउद्दीन मसूद के बाद कौन आया, नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। वाह वाह वाह, क्या बात है। नासिरुद्दीन महमूद जो थे, शासन करते हुए भी ऐसा वो शासक रहे जो कि टोपी सीकर, यानी ऐसा सुल्तान रहे जो कि टोपी सीकर क्या करते थे, जीवन निर्वाह करता था, ठीक है। कौन, नासिरुद्दीन महमूद। कौन, नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद को किसने बैठाया था गद्दी पर, बलबन ने। किसने, बलबन ने। नासिरुद्दीन महमूद, याद रखिएगा, ट्रिक देते हैं। नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान था, सब कहता था कि नाइसी टोपी, नासिरुद्दीन नाइसी, ठीक है, नाइसी टोपी, लेकिन फिर भी वो सीते थे, ठीक है। तो नासिरुद्दीन महमूद क्या करते थे, टोपी सीकर अपना जीवन यापन करते थे। और नासिरुद्दीन महमूद को किसने बैठाया गद्दी पर, बलबन ने, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद से कौन शासक रहे, बहराम शाह ना, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद से पहले कौन रहे शासक, सुल्तान अलाउद्दीन मसूद रहे। कौन, सुल्तान अलाउद्दीन मसूद रहे। और सुल्तान अलाउद्दीन मसूद से पहले रहे कौन, बहराम शाह। सुल्तान अलाउद्दीन मसूद से पहले कौन रहे, बहराम शाह, ठीक है। याद रखिएगा, सीरीज याद रखिएगा कौन कौन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1206 ईस्वी में किसको बैठा दिए, नासिरुद्दीन महमूद को। किसको बैठा दिए, नासिरुद्दीन महमूद को, ठीक है। चलिए, बलबन ने अपनी पुत्री जो है, पुत्री का विवाह किससे करवाया, नासिरुद्दीन महमूद के साथ। किसके साथ, नासिरुद्दीन महमूद के साथ। देखिए कितना बड़ा बलबन जो है,
मतलब होशियार है, देख रहे हैं बलवन कि इतना अच्छा काम कर रहा है, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, यानी कि इससे ज़्यादा समझदार और कौन हो सकता है। बात को देखने मुझे अपने आप को उस ढंग से जी रहे हैं, तो अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? नासिरुद्दीन महमूद से, और गद्दी पर शासक भी बनवा दिया था कौन? नासिरुद्दीन महमूद को। ठीक है। बलवन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन। बलवन का ब से बलवन, ब से बहाउद्दीन। बलवन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका? इल्तुतमिश का गुलाम था। बलवन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। ये सब जो आए, ये सब एक गुलाम था, लेकिन जो इल्तुतमिश का गुलाम था वो कौन था? बलवन। बलवन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। तुर्कान ए चहलगानी जो चल रहा था उस समय, देखिए तुर्कान ए चहलगानी में सिर्फ तुर्क लोग रहते थे, और देखा गया कि तुर्क लोग शासन भी करवाते हैं और उनको मार के बंदी भी बना देते हैं, मार भी देते हैं। तो बलवन क्या किया? तुर्कान ए चहलगानी सोचा कि हम भी शासक अगर बनेंगे तो तुर्कान ए चहलगानी हम ऐसा कोई कदम उठा लेंगे तो बाद में हो सकता है कि ये हमको ख़त्म भी करवा दे। तो तुर्कान ए चहलगानी को सबसे पहले वो क्या किए? हटा दिए। ठीक है ना, रहेगा तुर्कान ए चहलगानी नहीं कुछ होगा। तो तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने करवाया? बलवन ने। किसने किया? बलवन ने। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया? बलवन ने। किसने? बलवन ने। और बलवन जो है 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलवन के नाम से क्या किया? दिल्ली के गद्दी पर बैठा। ठीक है। कब बैठा? 1266 ईस्वी में। बलवन दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा? 1266 ईस्वी में। कब बैठा? 1266 ईस्वी में। दिल्ली राजधानी किसके समय में स्थानांतरित हो गई? इल्तुतमिश के समय में। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। उससे पहले राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थी। लाहौर में कौन सा शासक को दफनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। तो बलवन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलवन के नाम पर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलवन का जो नाम था, वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलवन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। ठीक है। और बलवन जो है वो किस नाम पर दिल्ली की गद्दी पर बैठा? गियासुद्दीन बलवन। किस नाम पर? गियासुद्दीन बलवन। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा, यानी कि मंगोल आक्रमणकारी जो थे, चंगेज खान जो थे, वो कहाँ से थे? मंगोलिया के ही थे, मंगोल आक्रमणकारी ही थे। यानी कि मंगोल का आक्रमणकारी से दिल्ली को बचाने के लिए वो सफल रहे। ठीक है। दिल्ली में आक्रमण नहीं हो, किसने बचाया? बलवन ने। ठीक है। और किसके समय में जो जलाउद्दीन थे, जलाउद्दीन सम्राट जो थे, वो बचने के लिए किससे शरण लेने? मंगोल से आक्रमणकारी चंगेज खान से बचने के लिए किससे शरण मांगे थे? इल्तुतमिश से। किससे? इल्तुतमिश से। ठीक है। कौन मांगे थे? जलालुद्दीन मांगे थे, जो ख्वारिज्म के सम्राट थे। ठीक है। चलिए, यह मंगोलों के आक्रमण के से दिल्ली का रक्षा करने में क्या रहे? सफल रहे। क्या नया नगर बलवन ने कौन सा नगर बलवन ने बसाया था? सीरी। कौन? सीरी नगर किसने बसवाया था? बलवन ने। सीरी नगर किसने बसवाया? बलवन ने। सीरी नगर किसने बसाया? बलवन ने। ठीक है। तो बलवन ने कौन से नया नगर बसाया? सीरी। कौन सा? सीरी नगर किसने बसाया? बलवन ने। ठीक है। सीरी नगर किसने बसाया? बलवन ने। चलिए, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? बलवन ने। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? बलवन ने। देखिए, सिजदा एवं पैबोस क्या होता है? बलवन कहते थे कि हमें बलवन कहते थे कि हमें भगवान मानो, क्योंकि सम्राट पर उस समय स्थापत्य दिखाना था कि सम्राट क्या चीज़ होता है। तो बलवन वही दिखाने के लिए सबसे पहले तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया कि ये कहीं सम्राट पर हस्तक्षेप नहीं करे। ठीक है। और दूसरा ये काम उठाया कि शासक को ईश्वर माने, इसलिए जो उनसे मिलने आता था सजदा यानी कि सिर झुकाता था, और पैबोस मतलब पैर को चूमता था। ठीक है। पैर को चूमता था। तो ये दो काम उन्होंने शुरू करवाया, सिजदा और पैबोस का। यानी सम्राट का इज्जत होना चाहिए, ईश्वर मानना चाहिए, तभी लोग न मानेगा कि हाँ सम्राट है। तो राज दरबार में कौन सी प्रथा की शुरुआत कर दी? सिजदा एवं पैबोस प्रथा की। कौन सी? सिजदा एवं पैबोस प्रथा की। बलवन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित कौन से उत्सव को प्रारंभ करवाया था? नवरोज। कौन से? नवरोज जो है फारसी साल का पहला दिन होता है। फारसी साल का पहला दिन होता है। ठीक है।
जैसे हम लोग मनाते हैं ना बहुत सारा उत्सव, पहला मतलब कि पूरे साल भर का पहला उत्सव, ठीक है। तो उसी समय वो नवरोज होता था फारसी साल का। तो फारसी साल का पहला दिन क्या होता था? नवरोज। फारसी साल का पहला दिन क्या होता था? नवरोज। नवरोज उत्सव किसने शुरू किया? बलबन ने। किसने? बलबन ने। नवरोज कौन से रीति रिवाज का उत्सव है? फारसी। कौन सा? फारसी। नवरोज कौन से रीति रिवाज का उत्सव है? फारसी। आप कंफ्यूज होकर तुर्की नहीं मार दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब तुर्की ही थे ना, तो तुर्की नहीं मार दीजिएगा। ये कौन सा था? फारसी। नवरोज कैसा कौन सा रीति रिवाज का त्योहार था? फारसी, ठीक है। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कौन सा नीति अपनाया? लौ एवं रक्त की नीति। कौन सा? लौ एवं रक्त की नीति। कौन सा? लौ एवं रक्त की नीति एक बिस्मार्क ने भी अपनाया था, ठीक है। लौ एवं रक्त की नीति सीधे खत्म, समझ मत को। तो अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कौन सा कठोर नीति अपनाया? लौ एवं रक्त की नीति, ठीक है। अब देखिए नासिरुद्दीन महमूद जो थे, नासिरुद्दीन महमूद ये कौन थे? नासिरुद्दीन महमूद कौन थे पता है? उसका दामाद थे बलबन का। हाँ, बलबन के दामाद थे। तो नासिरुद्दीन महमूद से ही शादी करवाया था। नासिरुद्दीन महमूद के अपने से गद्दी पर बैठवाया था कौन? बलबन। तो नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की, ठीक है। किसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की? नासिरुद्दीन महमूद को। नासिरुद्दीन महमूद को, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद के बाद कौन शासन करना शुरू कर दिया था? बलबन ना गए थे, ठीक है, बलबन, ठीक है। ये नहीं पता कि नासिरुद्दीन महमूद हटे कैसे, ठीक है। तो हो सकता है कि हट गए होंगे, अपने से भी हट सकते हैं, क्योंकि बेचारा टोपी सी के जीवन निर्वाह कर रहा है, तो इनको हटने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो नासिरुद्दीन महमूद ने क्या किया? बलबन को उलूग खां की उपाधि धारण की। तो उलूग खां की उपाधि बलबन को किसने दिया? नासिरुद्दीन महमूद ने। किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने। और नासिरुद्दीन महमूद कौन थे? बलबन के दामाद थे। कौन थे? बलबन के दामाद थे, ठीक है। और नासिरुद्दीन महमूद ने किसको? नासिरुद्दीन महमूद को उलूग खां की उपाधि किसने धारण की? नासिरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि किसको दी? बलबन को, ठीक है। बलबन जो थे आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था, ठीक है। बलबन जो थे आखेट अभियान चलाता था। हाँ, आखेट अभियान में क्या होता था कि बहुत लंबा दूर तय करना होता था आखेट अभियान में, और उसी बहाने क्या करता था? लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। चलो ट्रेन, हाँ, जैसे कि अभी नहीं होता है नौसेना अभ्यास, ये अभ्यास वो अभ्यास, तो ये लंबी दूरी कराकर दुरुस्त रखता था, ठीक है, ताकि ट्रेनिंग चलते रहे। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन हुए? अमीर खुसरो। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, अमीर खुसरो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन हुए? अमीर खुसरो। कौन हुए? अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन। तो अमीर खुसरो जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अमीर खुसरो आगे भी आएगा और सब दरबार में भी रहते थे, ठीक है। तो अमीर खुसरो बहुत सारा शासन देख लिए थे, ठीक है, बहुत सारा शासन आता है, उनका शासन देख लिए थे। तो बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। बलबन के दरबार में फारसी कवि कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर। चलिए अब हम लोग देखते हैं शासन का सीरीज, ठीक है। चलिए शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा, सीरीज नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन आए थे? 1206 में। उसके बाद आराम शाह 8 महीना तक किए। उसके बाद इल्तुतमिश 1211 में, ठीक है। उसके बाद कौन आए? इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज। कौन आए? रुकनुद्दीन फिरोज। बहराम शाह के बाद कौन आए? रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। बहराम शाह के बाद कौन आए? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद कौन आए? रजिया सुल्तान। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद कौन आए? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बाद कौन आए? रजिया सुल्तान के बाद कौन आए? रजिया सुल्तान के बाद कौन आए? कौन आए? बहराम शाह। रजिया सुल्तान के बाद कौन आए? बहराम शाह, ठीक है। और बहराम शाह के बाद कौन आए?
ये है सर। सुल्तान अलाउद्दीन मसूद। बहराम शाह के बाद कौन आए? सुल्तान अलाउद्दीन मसूद। सुल्तान अलाउद्दीन मसूद। और सुल्तान अलाउद्दीन मसूद के बाद कौन आए? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, सुल्तान अलाउद्दीन मसूद के बाद कौन आए? नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन महमूद के बाद कौन आए? बलबन। और नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर किसने बैठाया? बलबन ने। और बलबन को उलूग खां के बाद ये किसने दी? नसरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद ने। और अंतिम शासक कौन थे गुलाम वंश के? शमसुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, बोल दीजिए। ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।